हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी में। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इससे पहले वाले वीडियो में जो आपकी एनएमएस स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम है उसका जो है हम मॉडल पेपर का पार्ट 1 हम सोल्व कर चुके हैं, यानी कि पेपर 1। अब इसमें सोल्व करेंगे हम पार्ट 2 का मॉडल पेपर, यानी कि पार्ट सेकंड, यानी कि आपका जो सेकंड पेपर है उसको। तो इसमें आपकी साइंस आएगी, क्लियर। इसमें आपके साइंस, सोशल साइंस यानी एसएसटी और मैथ के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन है हमारा कौन सा, ध्वनि तरंगे गति करती हैं। तो देखो ध्वनि तरंगे जो है वो तीनों माध्यम में यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों में गति करती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन निगलता है। तो देखो ये पादप की सहायता से जो है भोजन निगलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शित पादप चित्र में अलैंगिक प्रजनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है। तो यहाँ पर देखो ये इसका डीएनए है, ये यहाँ से विखंडन हो रहा है, तो इसमें कौन सा प्रकार पाया जाएगा, विखंडन का। कौन सा पाया जाएगा, विखंडन का। तो यहाँ पर देखो हमारा ये विखंडन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है। तो यहाँ पर देखो रुधिर कणिकाओं से कितना, 40% भाग जो है इसका बना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस है, यानी कि वह वायरस जिससे सर्दी जुकाम फैलता है, तो वो कौन सा वायरस है, राइनो वायरस। अगला क्वेश्चन है सीएनजी ईंधन का उष्मीय मान है। तो देखिए सीएनजी ईंधन का उष्मीय मान कितना होगा, इसका मान होगा 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु या जानवर है। तो यहाँ पर देखो विलुप्त यानी जो है ही नहीं, मतलब जो खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, वो है। देखो यहाँ पर तारा मछली ये भी अभी है, समुद्री घोड़ा भी है, कौवा भी है। तो यहाँ पर देखो जो डायनासोर है ये यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, यानी कि विलुप्त जनजाति है। इसके बाद देखो नींबू में कौन सा अम्ल, देखो नींबू में कौन सा, सिट्रिक एसिड, यानी कि सिट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। विद्युत धारा का प्रवाह मतलब किस में करंट नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो नल के पानी में करंट आता है, नींबू के रस में करंट आता है, सिरका में भी करंट आता है, लेकिन वनस्पति तेल में जो है करंट नहीं आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर देखो जो पैराथायराइड हार्मोन है ये क्या करता है, हमारे जो रुधिर है उसमें कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। इसके बाद देखो दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक देखो क्या होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर क्या होता है, ये दाब का मात्रक होता है। इसके बाद देखो मछलियों में पानी में तैरने या गति करने के लिए कौन से अंग सहायता करते हैं। तो देखो इनके जो फिन्स होते हैं वो इनकी सहायता करते हैं। इसके बाद देखो अगला है, चाल का सूत्र है। तो देखो चाल का सूत्र क्या होता है, ये पहला वाला ही, तय की गई दूरी बटा दूरी करने में लगा कुल समय। यानी कि आपसे ये भी बोल सकता है कि दूरी बटा समय, ये किसका सूत्र है, चाल का सूत्र होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वक्सीय कंकाल का भाग है। तो देखिए वक्सीय कंकाल का भाग कौन सा है, पसली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन में सड़े गले मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करके प्राकृतिक आवासों को स्वच्छ रखने का कार्य करता है। तो ये देखिए जो जरक है वो ये कार्य करता है। इसके बाद देखिए अगला है, सिरोही जिले में स्थित वन अभयारण्य है। तो देखिए आपके सिरोही में कौन सा है, माउंट आबू अभयारण्य। ये माउंट आबू जो है सिरोही में स्थित है। इसके बाद देखो मक्का की फसल उगाने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है। तो देखो मक्का जो है वो बरसात में उगाते हैं, तो यहाँ पर देखो कम तापक्रम ये इसको आवश्यक नहीं है, आर्द्रता इसको जरूरी है, वर्षा इसको जरूरी है, और उच्च तापक्रम भी इसको जरूरी है। तो कम तापक्रम इसको जरूरी नहीं है। इसके बाद देखिए शुद्ध जल होता है। यहाँ पर देखो शुद्ध जल जो होता है ना, उसमें जो है न तो वो अम्लीय होता है, न क्षारीय होता है, यानी कि उसमें कोई स्वाद नहीं होता है, वो एक उदासीन होता है। कौन सा, शुद्ध जल। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, लवण के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। यानी कि जो लवण के जो जलीय विलयन होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें करंट आता है, तो वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि उसमें करंट आता है। यहाँ पर देखो यह
यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, ये दो जो है दो तत्व मिलकर, यहाँ पर देखो अमोनिया और ACl मिलकर क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड, यानी कि दोनों जुड़ रहे हैं, संयोजन हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। इसके बाद देखिए अगला है, किस धातु को मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो यहाँ पर देखो ये सोडियम धातु को रखा जाता है। ऐसा क्यों रखा जाता है, क्योंकि देखिए सोडियम धातु जो है वो अत्यंत क्रियाशील होती है। अगर उसको हम बाहर खुले हवा में रख देते हैं तो वो हवा से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको किसमें, केरोसिन में रखा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद हैं। तो इसमें देखो अपंक व जैव गैस आएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर देखो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं, तो क्या क्या यहाँ पर बनने वाला है। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलेगी, तो ये उत्पाद यहाँ पर बनेगा। इसके बाद देखो यहाँ पर रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, बेकेलाइट जो होता है ना वो काला काला प्लास्टिक का, ये बेकेलाइट जो है। इसके बाद देखिए कार्य का मात्रक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। तो देखो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पथ मापी से मापन होता है। तो देखिए पथ यानी कि चलना, तो इससे किसकी, चाल का जो है मापन किया जाता है। इसके बाद देखो नींबू का रस है सुचालक, सुचालक मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है यानी कि करंट आता है, तो ये सुचालक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखो एक लिंगी पुष्प कौन सा है, पपीता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कौन से सन में हुई, यानी कि भारत में जो रेडियो प्रसारण हुआ था वो शुरू कब हुआ था, 1927 में शुरू हुआ था। इसके बाद देखो कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो उत्तल दर्पण का जो है उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक है। देखिए ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पलायन वेग क्या है। देखिए पलायन वेग वो वेग है जिस वेग से अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंके या ऊपर की ओर दौड़ा है, चाल करा है, तो उस वेग से अगर वो वस्तु जाती है तो वो क्या करेगी, हमारा जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उसको पार करके कहाँ चली जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती है। यानी कि अंतरिक्ष में अगर भेजना है तो उसको कम से कम किस वेग से भेजना पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी कि एक सेकंड में जो है वो 11.2 किलोमीटर चली जाए, तब वो क्या करेगी, इस गुरुत्वाकर्षण को पार करके किस में जाएगी, अंतरिक्ष में जाएगी। तो वही क्या होता है, पलायन वेग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग के किशोरों को टीनेजर्स कहा जाता है। तो देखो टीनेजर किससे कहते हैं, 13 से लेकर 19 वर्ष की जो आयु के बच्चे होते हैं उन्हें टीनेजर्स कहा जाता है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रदर्शित लेग्यूम पादप में उपस्थित जड़ ग्रंथिकाओं में पाए जाने वाले जीवाणु हैं, यानी कि इनकी जड़ों में जो है वो कौन से जीवाणु पाए जाते हैं। तो देखो इसमें कौन से पाए जाते हैं, राइजोबियम। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, घरों में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो देखो घरों में यानी कि जो हमारे गैस सिलेंडर होते हैं उसमें कौन सी आती है, एलपीजी। एलपीजी देखो अगर इसका फुल फॉर्म पूछ ले तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। और यहाँ पर देखो सीएनजी, अगर वाहनों के लिए पूछते हैं तो वाहनों में सीएनजी यूज होती है, जिसका पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माजुली द्वीप स्थित है। तो देखो माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। तो देखिए वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो होती है 0.03%। कितनी, 0.03%, यानी कि ये वाले ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पवन की दिशा बताने वाला यंत्र, यानी कि देखो पवन की दिशा कौन बताता है, एनीमोमीटर बताता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता किस महाद्वीप में विकसित हुई। तो ये देखिए एशिया महाद्वीप में विकसित हुई थी। इसके बाद देखो अप्पिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है।
तो ये देखो कर्नाटक राज्य का आंदोलन है, अप्पिको आंदोलन। इसके बाद देखिए गलत युग्म को पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए प्रेयरी ये भी उत्तरी अमेरिका में है, वेल्ड ये अफ्रीका में है, स्टेपीज ये एशिया में है, लेकिन यहाँ पर देखो पंपास जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिणी भारत में स्थित है। तो देखिए दक्षिणी भारत में केरल स्थित है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का साक्षरता परसेंट है। तो देखिए 2011 में राजस्थान का साक्षरता परसेंट था 66.1%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो ये देखिए अपने राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महामरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो ये अपने राजस्थान में स्थित है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से आवश्यक नहीं है। यहाँ पर देखो आवश्यक नहीं है, यानी कि उच्च शिक्षित होना जो है आवश्यक नहीं है। इसके बाद देखो झुंझुनू जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो झुंझुनू में किसका, तांबे। यहाँ पर देखो खेतड़ी में इस तांबे की बहुत बड़ी खान है, तो यहाँ पर झुंझुनू जिला जो है वो तांबे के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से हर्ष के समय प्रचलित कर नहीं था, यानी कि जो हर्ष था तो रत्न, यहाँ पर कौन नहीं था, रत्न जो कर प्रचलित नहीं था। इसके बाद देखो समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। यहाँ पर देखो वन जो है इनको समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। देखो संवैधानिक मुखिया तो कौन होता है, राज्यपाल होता है भाई, मुख्यमंत्री मत करे आना। अगर ये क्वेश्चन आता है तो कौन आएगा, संवैधानिक मुखिया राज्यपाल ही होता है। इसके बाद देखो भारत का संविधान दिवस है। यहाँ पर देखो भारत का संविधान दिवस कब, 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है। तो ये देखो नानक साहब का जन्म स्थान है। इसके बाद देखो निम्नलिखित में से अवनद्य वाद्य हैं। तो ये है एक तारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। यानी कि जो आरटीआई है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था सन 2005 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकोई 30 क्या है। तो देखिए सुकोई 30 एक लड़ाकू विमान है। ये क्या है, लड़ाकू विमान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो देखो लोकसभा में अपने भारत की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखो 545 सदस्य जो है इसमें होते हैं। इसके बाद देखो निम्नलिखित में से जायद की फसल है। तो यहाँ पर देखो जायद की फसल कौन सी है, बरसीम है। कौन सी है, बरसीम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रण माध्यम का उदाहरण है। मुद्रण माध्यम का, तो यहाँ पर देखो टेलीफोन भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, रेडियो भी नहीं है, कौन सा है, जर्नल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं। ये देखो 66 विषय जो इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके जो है स्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोबुदुर मंदिर स्थित है। ये देखो जावा में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान का वंशज है। तो देखो इनका वंशज कौन सा है, हम्मीर देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो देखो ये 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके बाद है पानीपत की प्रथम जो लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी, 1526 को लड़ी गई थी। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित किया गया। तो ये देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रयासों से ये जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो देखो 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। ये 1935 में जो अधिनियम था उसके तहत। इसके बाद देखो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। ये देखो चित्तौड़गढ़ में, जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसमें विजय स्तंभ स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ज्योतिबा फुले समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था।
तो देखो 1914 में, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में जो है चालू हुआ था। इसके बाद देखो, इसके बाद आपके अब मैथ्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसको देखो, इसको टाइम बचाने के लिए मैंने एक साथ इनको ले रखा है, तो मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है -1/2, फिर भाग चिन्ह है, फिर बड़ा कोष्टक लग के -1/3, फिर भाग चिन्ह, और फिर दे रखा है 2/7। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, हम थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर देखो ये वाला तो आपका क्वेश्चन दे रखा है, क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी भाग चिन्ह है और यहाँ पर भी भाग चिन्ह है। तो देखो हम पहले इस बड़े कोष्टक वाले को सोल्व करेंगे, फिर बाद में इसको सोल्व करेंगे। तो देखो इसको तो ऐसे कैसे लिख देंगे हम, -1/2, क्लियर। ये भाग चिन्ह भी ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो इस -1/3 को भी ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए, जब भी किसी परिमेय संख्याओं का भाग दिया जाता है, तो जिस परिमेय संख्या का हम भाग दे रहे हैं उसका ये जो भाग चिन्ह है, अगर उसको हम गुणा में बदल दें, तो जिसका भाग दे रहे हैं ये वाली क्या है, उल्टी हो जाती है ना, हो जाती है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर और अच्छे से समझा देता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर ये तो सब ऐसे कैसे आ गया यहाँ तक। तो अब देखो ये इसका जो चिन्ह हमने गुणा में बदला, तो ये वाली जो भिन्न है ये 2/7 से 7/2 हो जाएगी। इसके बाद देखो अब इस वाले चिन्ह को बदलेंगे। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे बदलेंगे, इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया, ये देखो चिन्ह बदल के हमने इसको गुणा कर दिया। अब देखो पहले इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -7, और बटे में 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, क्लियर, यही आएगा। तो देखो इसको जब हमने इसको बदला, यहाँ पर इस चिन्ह को बदला, तो ये वाली जो भिन्न है क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, -6/7 लिखेंगे। इसके बाद देखो दोनों को गुणा करेंगे तो इस 2 से ये जो माइनस का चिन्ह है ये 3 बार कट जाएगा, और ये माइनस से ये माइनस जो गुणा होगा प्लस आ जाएगा। तो ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा बटे में 7, यानी कि 3/7 जो है हमारा राइट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में है दिए गए समबाहुभुज में अधिकतम कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। सममित का मतलब क्या हुआ, यानी कि जिस जगह से भी हम इसको काटेंगे तो दोनों तरफ का जो भाग है वो बराबर आए। तो देखो जैसे मान लो एक तरफ से हमने इस तरीके से काटा, क्लियर, एक रेखा ये आई, तो ये ऊपर का ये पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर आया, एक तो ये हो गई, क्लियर। इसके बाद देखो एक हम यहाँ से काट सकते हैं, ये वाली रेखा, इधर का भी पार्ट बराबर, इधर का भी पार्ट बराबर, 2। एक हम इसको इस तरह से भी काट सकते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी 3। और एक हम इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सीधे तरीके से भी काट सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें 4 जो है वो सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो ये कोण x दे रखा है, यहाँ पर देखो ये जो y है ये मैंने अपने तरफ से लिखा है, और क्यों लिखा है इसको हम इसमें समझाएंगे। तो देखो एक बार आप चित्र देख लो, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है, यहाँ पर बाहर 110 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर देखो इसको निकालने के लिए कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पर देखो ये पहले मैं आपको चित्र समझा देता हूँ। ये वाला चित्र, ये वाली जो लाइन है ये देखो, यहाँ पर देखो ये इस पर जो कोण बनेंगे इन सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखो एक तो 110 दे रखा है, तो हम ये अंदर वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं ना, कैसे, देखो किस तरीके से, ये देखो ये रहा, यहाँ पर y और 110 का जो है मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो कोण y बराबर क्या आएगा, 180। इस प्लस के 110 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 110, और 180 में से माइनस 110 होंगे तो 70 डिग्री बचेगा। यानी कि जो हमारा y है, ये वाला अंदर का कोण है, ये कितना आ गया, 70 डिग्री। अब देखो ये एक त्रिभुज है ना, तो हम देखो हम जानते हैं कि इस त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पर देखो ये लिख लिया, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण 60 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखो हमें कोण x ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 180 तो इधर के इधर लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखो कोण y का मान है 70 डिग्री, और ये जो प्लस का 60 है इधर गया तो माइनस का 60 हो जाएगा। देखो 70 और जो 60 है इनका चिन्ह एक जैसा है, तो दोनों जुड़ेंगे तो 130 आएगा, यानी कि 180 में से 130 घटाएंगे तो हमारा जो कोण x है वो कितना जाएगा, 50 डिग्री। यानी कि जो हमारा मान है वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, 2x + 7 बराबर 15 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 2x,
बराबर हम क्या लिखेंगे 15। ये देखो प्लस का 7 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 7। क्लियर। x बराबर क्या आएगा, यहाँ पर देखो 15 में से 7 घटेंगे तो 8 आएगा। अब देखो ये 2 भी हमें हटाना है, यहाँ पर गुणा में तो किस में जाएगा, भाग में, बटे में 2। अब देखो 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आएगा। इसके बाद देखो 50 का 50%, तो देखो इस तरीके से कैसे निकालते हैं हम, जिस संख्या का पूछ रहा है उसको हम लिख देंगे। क्लियर। कितना परसेंट पूछ रहा है उतना हम गुणा कर देंगे, तो ये 50% पूछ रहा है और 100 का भाग दे देंगे। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, यानी कि नीचे का पूरा कट चुका है। और यहाँ पर देखो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, यानी कि 50 का 50% कितना, 25। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में x डिग्री यानी कि कोण x का जो है हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको मैं आपको समझा देता हूँ एक बार इधर सॉल्यूशन की सहायता से। ये देखो इसमें कौन सा रूल हम लगाएंगे, देखो वहां पर क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ना। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब एक कोण उसमें इसमें समकोण दे रखा है तो उसका हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे। देखो तीनों कोण कौन कौन से हैं, ये वाला 2x है, ये 1 है और ये कितना है 90 डिग्री, क्योंकि समकोण है। तो यहाँ पर देखो इन तीनों कोणों का योग कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। सॉरी, तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर देखो ये x और ये यहाँ पर x, देखो दोनों x जोड़ेंगे तो कितने 3x हो जाएंगे। और ये देखो प्लस का 90 इधर किस में, माइनस का 90 हो जाएगा। तो देखो 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 बचेंगे। और ये 3 गुणा में है तो किस में गए, भाग में गए। तो 90 में 3 का भाग देंगे तो 30 हमारा जो है वो राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि जो है x बराबर कितना आएगा हमारा 30 आंसर आएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है ये वाला, यदि दो वृत्तों के व्यास का अनुपात 4:5 है तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे हम, यहाँ पर देखो हमें व्यास का अनुपात दे रखा है 4:5। अब देखो अगर हम त्रिज्या का अनुपात निकालें तो देखो त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पर देखो 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और 5 में 2 का भाग देंगे तो हम इसको 5/2 लिखेंगे। अब देखो क्षेत्रफल का पूछा है तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसमें 2r है तो 2r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर लिखेंगे। देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। यहाँ पर देखो इस तरफ की जो r है वो कितनी है, 2 है, दूसरे तरफ की 5/2 है। अब देखो जब इनका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और इसका वर्ग देखो ऊपर का वर्ग 5 का वर्ग 4, सॉरी 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4। अब देखो यहाँ पर इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो बटे में 4 है तो इन दोनों को 4 से गुणा कर देंगे तो देखो ये तो 16 हो जाएगा, और यहाँ 4 से गुणा होंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी कितना आएगा 16:25। यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, राइट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है सी, ये अपना राइट आंसर आएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15:1 ये चिन्ह इसके बाद 18:12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो इसमें कौन सा गुणधर्म लगता है, इन दो का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लगाएंगे ये वाला नियम, ये देखिए 15 × 12 बराबर कितना आएगा, x × 18। हमें x ज्ञात करना है तो देखो ये गुणा में है तो इधर किस में जाएगा, बटे में जाएगा। तो देखो ये बटे में चला गया। इसके बाद देखो 6 से जो 18 है वो 3 बार कट गया, और 12 जो है वो 2 बार कट गया, और 3 से देखिए 15 जो है 5 बार कटेगा, और 5 और 2 को गुणा करेंगे तो 10 हमारा जो है वो राइट आंसर आएगा। यानी कि यहाँ पर देखो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी 10 राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि x का मान 10 आएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग का परिमाप 100 मीटर है उसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 × भुजा, कितना होता है 4 × भुजा, यही होता है 4 × भुजा। ये कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो हमें भुजा ज्ञात करनी है तो ये 4 को इस तरफ भेजेंगे तो ये बटे में जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 में 4 का भाग 25 बार जाएगा, तो हमारी जो भुजा है वो 25 आ जाएगी, है ना। अब क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 25 का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे तो कितना आएगा 625 हमारा राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आएगा,
राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, यदि पी क्यू समांतर क्यू है और पी समांतर क्यू है और क्यू समांतर आर हो तो कोण एक्स का मान, देखो यहाँ पर ये वाली रेखा आपस में समांतर दे रखी हैं, तो यहाँ पर देखो ये कौन सा नियम लगता है, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा और ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो एक्स का मान कितना होगा, 65 ही होगा। तो एक्स यानी कि सी जो है अपना राइट आंसर आएगा। इसके बाद देखो संख्या 121 की घन होगी, घन का मतलब 121 का जो है वो हमें क्यूब निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्यूब, देखिए यहाँ पर एक जो है एक विषम संख्या है तो इसका क्यूब निकाल रहे हैं, तो क्यूब भी एक क्या आएगी, विषम संख्या ही आएगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर निकाल कर देखो 121 का जो क्यूब है वो कितना निकलेगा, 1,77,1500 सॉरी यहाँ पर देखिए ये इतना निकलेगा। तो देखो यहाँ पर ये एक है, इकाई इधर से ये ना, तो ये विषम संख्या हुई, यहाँ पर क्या आएगा, ये विषम संख्या ही आएगी। इसके बाद देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 मीटर त्रिज्या वाले पहिए को 2 चक्कर घुमाने में तय की गई दूरी, देखिए ये पहिया जो है एक वृत्त की तरह होता है, इसको 2 चक्कर यानी कि हम एक चक्कर की इसकी क्या निकाल लेंगे, परिधि निकाल लेंगे। देखिए परिधि क्या होती है, चारों ओर की लंबाई, तो उसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2 चक्कर का आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे, देखो r बराबर दे रखा है 35 मीटर। अब देखो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। तो देखो इसको 2 से गुणा और कर देंगे क्योंकि 2 चक्कर के लिए पूछा है, एक बार में तो 1 चक्कर का निकलेगा, 2 से गुणा और कर देंगे तो ये 2 से गुणा कर दिया, इंटू ये 2 का 2, पाई का मान हम 22/7 लिखेंगे और r का मान कितना लिखेंगे, 35 लिखेंगे। तो देखो 7 से जो 35 है वो 5 बार कट जाएगा, ऊपर देखो क्या बचेगा, इसको ये 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 और यहाँ पर ये 5 है, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पर देखो ये 20 और ये 22, 20 और 22 को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये देखो यहाँ पर देखो इस 20 और 22 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 440 मीटर, यानी कि जो है इसका कितना 2 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, 440 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, x प्लस वाई प्लस जेड प्राप्त करने के लिए 7x माइनस 8y में से क्या घटाना चाहिए। तो देखो ये ज्ञात करने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, 7x माइनस 8y, इसमें से देखो जो दे रखा है ना उसको हम माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो हमारा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा 7x माइनस 8y और हमें क्या माइनस करना है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर देखो इसको तो ऐसे कैसे लिख देंगे, ये माइनस का चिन्ह है तो ये इसके चिन्ह भी सारे माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 7x और यहाँ पर है -x, तो कितना बचेगा 6x और यहाँ पर देखो माइनस का 8y और इधर भी माइनस का y, दोनों के समान चिन्ह तो जोड़ेंगे तो माइनस का 9y आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का z ये बचेगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ये वाला कौन सा, 6x माइनस 9y माइनस z। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a बराबर 2 है, b बराबर -3 है, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखो a स्क्वायर हमने 2 का स्क्वायर किया, माइनस ए 2 लिख दिया, इंटू बी ये माइनस का 3 लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ पर देखो ये माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, इसके बाद 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 आएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। जब तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा, 19 आएगा। तो 19 कौन से ऑप्शन में है देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड है। तो देखिए इसके गुणनखंड किस तरीके से निकालेंगे हम, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो देखिए इस -5 को हम क्या लिख सकते हैं, -3x माइनस 2। तो देखिए फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 में से संख्या एक कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर देखो x यानी कि x कॉमन आ जाएगा, कॉमन लिया, बाकी जो बचेगा उसको कोष्टक में लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए एक x हमने कॉमन लिया तो एक x बचा, क्लियर। इसके बाद देखो यहाँ से x कॉमन आया तो माइनस का 3 बचा। अब देखो इधर क्या कॉमन आएगा, इधर देखिए 2 और 6 इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो माइनस का 2 हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखो यहाँ केवल x बचेगा और इधर देखो कॉमन मतलब भाग देना, तो 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। यहाँ पर देखो
ये दोनों कोष्टक समान हैं, तो एक कोष्टक हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, बाकी इधर क्या बचेगा x माइनस 2, ये हमने लिख दिया। तो इसके जो गुणनखंड है वो क्या बनेंगे, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो यहाँ पर देखिए हम मिला लेते हैं, किस में है इसका राइट आंसर, ये रहा x माइनस 2 और x माइनस 3, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधायन प्रमेय किसमें सत्य है। तो देखिए बोधायन प्रमेय केवल, बोधायन मतलब पाइथागोरस प्रमेय जो है केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से बढ़कर 26,500 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि जो है प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। देखिए इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसको कैसे करना है, आपको प्रतिशत वृद्धि निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, जितनी यहाँ पर वृद्धि हुई है, देखो 25,000 से 26,500 यानी कि 1,500 की वृद्धि हुई, उसको हम ऊपर लिखेंगे, और कितने पर वृद्धि हुई है 25,000 पर, उसको हम नीचे लिखेंगे बटे में, और उसको डायरेक्टली 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि 150 बटे 25। तो 150 में 25 के बाद 6 बार जाएगा, यानी कि यहाँ पर 6% की जो है वो वृद्धि हुई है, 6% की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3n माइनस 15 बराबर 21 का हल होगा। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 3n, हमें n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से ये वाली चीज़ तो इसके से रख देंगे, और ये जो 3 गुणा में है ये किस में जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो देखो 21 में 3 का भाग जाएंगे तो 7 आएगा, और देखो ये माइनस का 15 है, दूसरी साइड भेजेंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। तो 7 में 15 जोड़ेंगे तो 22, यानी कि n बराबर 22 जो है हमारा राइट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ये अपना राइट आंसर आएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73.25 बटे भाग चिन्ह 1000, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो इस ये वाले हमारे पास लिखा हुआ है, देखिए इसको डायरेक्टली करने के लिए क्या करेंगे हम, ऊपर वाले जो दशमलव है इनको आप हटा दो। देखिए ऊपर दशमलव 2 अंक छोड़कर है, तो 2 अंक तो ये यहाँ पर इससे लिख देंगे इसको, और जो हमने दशमलव हटाया है वो 2 जो जीरो है वो नीचे वाली संख्या में जुड़ जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पर 3 जीरो थे, 2 बढ़ेंगे तो 5 जीरो हो जाएंगे। अब देखो इसका आंसर कैसे लाएंगे हम, यहाँ पर देखो जिस भी संख्या में, जैसे 10, 100, 1000 इनका हम भाग देते हैं ना, तो जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसमें उतने जो है अंक छोड़कर दशमलव लगता है जितने नीचे वाली संख्या में जो है जीरो है। तो यहाँ पर देखो कितने जीरो है, 5 जीरो है, तो ऊपर 5 अंक छोड़कर क्या लगेगा, दशमलव का चिन्ह लगेगा। तो देखो 4 तो इसमें दे रखे हैं, एक और अंक बढ़ाने के लिए हम जीरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.0732 इसका जो है वो राइट आंसर आएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेत का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखो इसका जो उपयोग है वो किसके लिए करते हैं हम, घनमूल निकालने के लिए। देखो 3 है तो घनमूल निकालने के लिए। वर्ग के लिए हम कौन सा, ये वाला यूज करते हैं, क्लियर। और ये वाला किसके लिए है, घनमूल के लिए। तो यहाँ पर देखो ये इसके 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि इस पार्ट सेकंड में भी आपके 90 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका क्लियर कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इसमें अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर लिखकर, हम उसका जो है आपको रिप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।